आज हम लोग शुरू कर रहे हैं सेक्शन बी। सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों से ही मिला के क्वेश्चन करने होते हैं। अगर सेक्शन बी में आपने कर्व इन स्पेस पढ़ लिया तब भी आप 46 नंबर का पेपर करने लायक हो गए। 46 नंबर का 2 नंबर 4 नंबर जो कटा है वो 2-2 नंबर वाला क्वेश्चन है जो सब चैप्टर से मिल करके आता है। कर्व इन स्पेस पढ़ने के बाद आपको 2 फुल क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मान के चलिए कि कर्व इन स्पेस पढ़ते ही 46 नंबर कंप्लीट। ठीक, जो बचा 3 चैप्टर है वो हम 2-2 नंबर के हिसाब से पढ़ाएंगे आपको, मतलब हम पढ़ा देंगे अच्छे से। ठीक है, हेडलाइन डालिए कर्व इन स्पेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। कर्व इन स्पेस। पहली हेडलाइन डालिए इसमें डिफरेंशियल ज्योमेट्री। पहले भी हमने आपको बताया था, लिखवाया था, फिर एक बार बताएंगे। डिफरेंशियल ज्योमेट्री। डिफरेंशियल ज्योमेट्री चलिए क्या बताए थे डिफरेंशियल ज्योमेट्री में? वेरी गुड। कहते डिफरेंशियल ज्योमेट्री 2 चीजों से मिलकर के बना है। क्या क्या? डिफरेंशियल प्लस ज्योमेट्री। दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी द ज्योमेट्री ऑफ कर्व सरफेसेस विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। ये 2 पार्ट से मिलकर के बना है। पहला पार्ट है इसका डिफरेंशियल और दूसरा पार्ट है इसका ज्योमेट्री प्लस ज्योमेट्री। ज्योमेट्री मतलब होता है संरचना। किसकी संरचना? कर्व सरफेस की संरचना। किसकी हेल्प से? डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस में क्या क्या आता है? डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। 2 ही चीज पढ़ी है ना आज तक, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक, ये कहा जाता है आपका डिफरेंशियल ज्योमेट्री। ये इसकी सबसे सरल परिभाषा है। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको अलग अलग तरह की परिभाषाएं मिलेंगी जो आपको कंफ्यूज करेंगी। हम कहते हैं कुछ मत बताइए, बस इतना बता दीजिए कि डिफरेंशियल ज्योमेट्री 2 शब्दों से मिलकर के बना है, डिफरेंशियल प्लस ज्योमेट्री। ज्योमेट्री मतलब संरचना। किसकी संरचना? कर्व या स्पेस की संरचना। किसकी हेल्प से? डिफरेंशियल कैलकुलस या फिर इंटीग्रल कैलकुलस की हेल्प से। ठीक है, ये सबसे इजी परिभाषा। इसको लिखिए एक बार फिर से, लिखिए डिफरेंशियल ज्योमेट्री। डिफरेंशियल ज्योमेट्री is that branch of mathematics in which we study the nature of curve and surfaces by means of differential calculus and integral calculus. By means of differential calculus and integral calculus. ठीक है, ये चीज हम आपको पहले भी बताए थे, लेकिन अब हम आपको इसका बेसिक बताने चल रहे हैं। बेसिक समझिएगा कि पूरे चैप्टर में आपको करना क्या है। मान लीजिए ये आपकी कोई शीट है या मतलब आपका कोई सरफेस है। ठीक, इस सरफेस की ज्योमेट्री आपको बतानी है। ठीक, ज्योमेट्री से क्या समझते हैं? संरचना। संरचना से क्या समझते हैं?
बनावट, वेरी गुड। और पर्यायवाची बता दीजिए कुछ, है ना। मतलब ये हुआ, इसकी संरचना समझने का मतलब इसका एरिया, क्षेत्रफल, इसका सरफेस एरिया, पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका वॉल्यूम, अगर ये किसी के अलोंग रोटेट कर जाए तो 3D में आएगा, उसका वॉल्यूम। 4 एक्सिस के अलोंग रोटेट कर गया तो एक नया शेप जनरेट करेगा, उसका वॉल्यूम। ठीक है, तो लंबाई, इसकी किसी साइड की लंबाई। तो संरचना ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है कि उसकी लंबाई, उसका सरफेस एरिया, उसका एरिया, उसका वॉल्यूम, वो ये सब चीज़ों का ज्ञान लेना। ठीक है, संरचना का मतलब, ज्योमेट्री का मतलब, ज्योमेट्री मतलब संरचना, संरचना मतलब क्या, उसका सरफेस एरिया, उसकी लेंथ, उसका एरिया, उसका वॉल्यूम, ये सब चीज़ों को निकालना। कैसे निकालेंगे भाई, क्योंकि 3D में है, 3D में सब कुछ बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है, तो आप कहाँ तक निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम बता रहे हैं। क्या करते हैं, इसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। ये हम आपको मूल बता रहे हैं। मूल बताने का मतलब बेसिक चीज़ बता रहे हैं कि आखिर डिफरेंशियल ज्योमेट्री में क्या काम होता है ना, क्या क्या इसका मूल मंत्र है, क्या करते हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। डिफरेंशियल ज्योमेट्री का सबसे पहला काम ये होता है कि जिस चीज़ की ज्योमेट्री आपको बतानी है उसको n हिस्सों में डिवाइड कर दो। n कोई भी नेचुरल नंबर, 2, 4, 6, 8, 10, 15, उसकी आकृति के हिसाब से जितने छोटे सेक्शन में आप डिवाइड कर सकते हैं, जहाँ तक आपको गिनती आती है उतने छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए। कर दिया, फिर किसी एक हिस्से को पकड़िए जो आपको आसान लग रहा है। जब छोटी क्लास में थे देखते थे जहाँ कोऑर्डिनेट 0, 0 है वही ले लेते थे, पता था वो लेने पर सब वैनिश कर जाएगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो सबसे छोटा हिस्सा ले लीजिए, ये। ठीक, इस छोटे से हिस्से का एरिया निकालना हो तो एरिया निकाल लीजिए, वॉल्यूम निकालना हो इस पूरे का तो इसका वॉल्यूम निकाल लीजिए, सरफेस एरिया इस पूरे का निकालना हो तो इतने का सरफेस एरिया निकाल लीजिए, इस पूरे का लेंथ निकालना हो तो केवल इसका लेंथ निकाल लीजिए। निकालने के बाद उसको विद इन द लिमिट इंटीग्रेट कर दीजिए। जैसे ही आप इंटीग्रेट करेंगे आपको पूरी की पूरे सरफेस का एरिया, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, लेंथ सब मिल जाएगा। ठीक, तो डिफरेंशियल कैलकुलस इसी मूल मंत्र पे आधारित है। मूल मंत्र क्या होता है, संरचना, ज्योमेट्री का मतलब क्या हो गया, उसकी लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, इस तरह की कोई भी चीज़ को ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करते हैं, जो चीज़ दी गई है कर्व या सरफेस, उसको अपने हिसाब से बहुत छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ लीजिए, मतलब n स्मॉल सेक्शंस में डिवाइड कर लीजिए। n स्मॉल सेक्शंस का मतलब होता है जहाँ तक आपको गिनती आती है वहाँ तक। उसके बाद किसी एक हिस्से को पकड़ करके उसका एरिया, लेंथ, वॉल्यूम, सरफेस एरिया निकाल लीजिए। एक का निकल जाए तो विद इन द लिमिट उसको क्या कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए, तो आपको पूरे के पूरे सरफेस या कर्व का एरिया या वॉल्यूम मिल जाता है। ठीक, ये था डिफरेंशियल ज्योमेट्री का मूल मंत्र कि किस तरीके से किसी भी चीज़ को ज्ञात करेंगे। जब आप वाइवा देने जाओगे तो डिफरेंशियल ज्योमेट्री किसे कहते हैं ये पूछा जाएगा। उसके बाद पूछेंगे कि डिफरेंशियल ज्योमेट्री में ज्योमेट्री का क्या अर्थ होता है, तो आप कहिएगा संरचना, बनावट, है ना, वो डांट के भगा देंगे। ठीक, संरचना का मतलब उस दी हुई चीज़ का सरफेस एरिया, वॉल्यूम, लेंथ, एरिया, ये सब ज्ञात करना। ठीक, फिर उसके बाद कैसे ज्ञात करेंगे, उसको n स्मॉल सेक्शंस में डिवाइड कर देंगे। एक इनफाइनाइट स्मॉल सेक्शन को लेंगे, उस पर काम करेंगे, फिर उसी एरिया को क्या कर देंगे, इंटीग्रेट विद इन द गिवन लिमिट। जैसे ही आप इंटीग्रेट करेंगे आपको पूरा पूरा सरफेस या कर्व का एरिया, लेंथ, वॉल्यूम, सरफेस मिल जाएगा। ठीक, अब ये बात लिखवा रहे हैं, लिखिए लाइन चेंज करके लिखिए, इट डील्स with properties of a restricted portion of a geometric
configuration, full stop. Thus differential geometry may be called a geometry in a small scale. A geometry in a small scale. A geometry in a small scale. स्मॉल स्केल का मतलब आप समझ गए होंगे, स्केलिंग कर देते हैं। स्केलिंग का मतलब एन स्मॉल सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं। फिर किसी एक भी सेक्शन का अगर आप वर्क आउट कर लेते हैं, इंटीग्रेट करते ही पूरे का आपको एरिया, सरफेस, वॉल्यूम सब मिल जाएगा। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग इसके मेन टॉपिक पे शुरू कर रहे हैं। देखिए, जैसे हम आपको बोले 28 दिन का काम है, तो उसमें एक एक टॉपिक दिया गया है। एक टॉपिक उस पर बेस्ड क्वेश्चन, एक टॉपिक उस पर बेस्ड क्वेश्चन। इसलिए ये चैप्टर बहुत आसान हो जाता है पढ़ने वालों के लिए। हमको नहीं पता कि लोग मार्केट में कैसे पढ़ाते हैं, हम कभी नहीं पढ़ेंगे चैप्टर। जिस साल हमको पढ़ना था उस साल पता नहीं क्या हो गया, क्या ट्रेजेडी हो गई कि हम लोग को ये चैप्टर पढ़ाया ही नहीं गया था। और फिर एज अ स्टूडेंट अगर हम आपसे कहते कर्विन स्पेस खुद पढ़ लो, तो हमको नहीं लगता कि आप पढ़ पाएंगे बिना नोट्स के, बिना किसी हेल्प के। ठीक है, वही हम लोग के साथ हुआ था। तो हम तो अपने हिसाब से जब पढ़ाना पड़ा तो पढ़ के पढ़ाए, अपना नोट्स खुद बनाए। तो हमको क्या लगा कि सब परिभाषाएं एक साथ लिखवाओ तो 20-22 दिन लग गया। फिर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करो तो बच्चे कर नहीं पाते हैं। एक एक टॉपिक कैच करो, एक एक टॉपिक पढ़ाओ, तो उससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। तो हम एक टॉपिक लेंगे उसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, एक टॉपिक लेंगे उसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, ऐसे करते करते 21 टॉपिक आपको पढ़ने हैं। कोई टॉपिक 2 या 3 दिन का है, उसलिए मिला करके 28 दिन का ये पूरा सिलेबस बन गया है। ठीक है, तो अब हम मेन चैप्टर पे अप्रोच कर रहे हैं। टॉपिक क्वेश्चन, टॉपिक क्वेश्चन। ठीक, इसके बाद आपको बुक नहीं खोलना पड़ेगा कर्विन स्पेस के लिए। ठीक है, चलिए पहला टॉपिक शुरू करते हैं। लिखिए, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन एंड अ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन एंड अ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन एंड अ स्ट्रेट लाइन। चलिए पहले हमको आप लोग कुछ बता दीजिए, स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन क्या होता है? ax प्लस बी इज इक्वल टू, ठीक। प्लेन का जनरल इक्वेशन क्या होता है? अरे डरिए मत, गलती बताएंगे ना, बता लीजिएगा गलत। वेरी गुड। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू, अंतर क्या है? 1D 1 डायमेंशन, 2D 2 डायमेंशन, बाकी दोनों लीनियर ही होते हैं। जिसमें a और b क्या होते हैं? कांस्टेंट। a b c क्या होते हैं? कांस्टेंट। x क्या होता है? वेरिएबल। x और y क्या होते हैं? वेरिएबल। ठीक, अब इसी को हम n डायमेंशन के लिए कन्वर्ट करना सिखाएंगे। ठीक है, एक बार आपको ध्यान होगा जब हम डिफरेंशियल ज्योमेट्री शुरुआत में एकदम शुरू कर रहे थे, तो हम आपसे कहे थे कि इसमें कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी कि किस में इंडेक्स ऊपर होता है, किस में नीचे। याद आ रहा है? अभी तक ऐसा काम नहीं पड़ा था कि हम आपको रटवाएं, अब पड़ेगा। आज हम आपको बता रहे हैं कर्व इन स्पेस में सब पे इंडेक्स ऊपर होता है। कर्व इन स्पेस में सब पर इंडेक्स ऊपर होता है। बस आपका यूनिट वेक्टर, नाम सुना है कभी? यूनिट वेक्टर क्या होते हैं? यूनिट वेक्टर्स आई कैप, जे कैप, के कैप, पढ़ा है सतमी? यहाँ पे यूनिट वेक्टर्स को हम लिखते हैं E1, E2, E3 से। बस केवल इसमें इंडेक्स नीचे होता है, ये आप कहीं लिख लीजिएगा बाद में। कर्व इन स्पेस में सब पर इंडेक्स कहाँ होता है? ऊपर। केवल यूनिट वेक्टर्स, जिसको आप लोग आई कैप, जे कैप, के कैप कहते थे, यहाँ पे हम लोग उसको E1, E2, E3 कहेंगे। क्यों? क्योंकि 3 डायमेंशन में तो आई, जे, के लिख दिया, n डायमेंशन में कहाँ से लिखेंगे?
तो इसलिए नोटेशन क्या यूज किया गया, E1 E2 E3। इसमें इंडेक्स नीचे होता है हमेशा, ठीक। ये इसका बेसिक था। अब देखिए उस पे आइए। सबसे पहले हम आपको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखना बताएंगे, ठीक। कहते हैं A1 A2 A3, सब में इंडेक्स कहाँ होगा, ऊपर। ये डायरेक्शन रेशियोज है। क्या होता है डायरेक्शन रेशियो, नहीं, डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन, दो चीज पढ़े होंगे। क्या क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन को LMN से डिनोट करते हैं। LMN से, ठीक है। डायरेक्शन रेशियोज को ABC से डिनोट करते थे आप पहले। मेरे पास ABC के आगे बहुत सारी गिनती नहीं थी, इसीलिए हमने A1 A2 A3 लिखा। होते क्या है, वाह भाई वाह, नहीं जानते, नहीं जानते, कुछ नहीं जानते। अच्छा, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियो को डायरेक्शन कोसाइन में कैसे बदलेंगे, चलिए तब एक क्लास उसी पे पहले रख ली जाए, बाद में आगे बढ़ेंगे। हाँ देखिए, दो चीज होती है, पहला होता है डायरेक्शन रेशियो, दूसरा होता है डायरेक्शन कोसाइन। अतीत में आप इसको ABC से पढ़ते थे और इसको LMN से पढ़ते थे। 3 डायमेंशन की बात करें, ये X Y Z, अगर ये कोई लाइन होती थी, ये लाइन X एक्सिस से यदि अल्फा एंगल बनाती थी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, Y एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बीटा एंगल बनाती थी, और Z एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गामा एंगल बनाती थी। तो L की जगह लिखाता था कॉस अल्फा, M की जगह लिखाता था कॉस बीटा, N की जगह लिखाता था कॉस गामा, और कहते थे L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक। ये डायरेक्शन कोसाइन हो गया। डायरेक्शन रेशियो की बात करें तो डायरेक्शन रेशियो अनुपातिक होता है, रेशनल होता है, रेशियो में होता है। जैसे अगर L M N का रेशियो लेते हैं तो जो मिलता है वो ABC होता है, ठीक। इसके में यही अंतर है, इसमें का अंतर। ये एग्जैक्ट वैल्यू देता है, ये रेशियो वैल्यू देता है। एग्जैक्ट वैल्यू हमको भी नहीं पता इसकी क्या है, ठीक। डायरेक्शन रेशियो को डायरेक्शन कोसाइन में बदलेंगे तो A/√A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ये L की वैल्यू, M की वैल्यू B/√A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, इसी तरह से N की वैल्यू। तो डायरेक्शन कोसाइंस आर एग्जैक्ट वैल्यूज। पता है cos 30 डिग्री की वैल्यू एक ही आएगी, cos 45 की वैल्यू एक ही आएगी, cos 60 की वैल्यू एक ही आएगी, बदलेगी नहीं। लेकिन रेशियो जो होता है वो अलग अलग अनुपात रखता है। जैसे मान लीजिए L की वैल्यू 6, M की वैल्यू 2, N की वैल्यू 3, तो L/M/N निकालोगे आप तो 6/2/3, ये भी ABC है। 2 से डिवाइड कर दीजिए, 3/2, डिवाइड नहीं होगा, इसको कुछ चेंज कर दीजिए, 4 कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए 1/2, ये भी ABC है। तो ABC का मान ये भी है, ABC का मान ये भी है। क्यों? क्योंकि ये हमेशा प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। A का मान 6, B का मान 2, C का मान 4, ये भी करेक्ट है। A का मान 3, B का मान 1, C का मान 2, ये भी करेक्ट है।
क्योंकि ये हमेशा क्या होते हैं, रेशियो में होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं, इनका खुद का कोई भी मान नहीं होता है। इसीलिए क्वेश्चन सॉल्व करते दौरान हम लोग ज़्यादा कोशिश करते हैं कि LMN का इस्तेमाल करें, एग्जैक्ट रिजल्ट आता है। इसका इस्तेमाल करेंगे तो प्रोपोर्शनलिटी आता है, या तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है। ठीक, जैसे ABC दिया गया है इस तरीके से, तो अब अगर आपको A का मान चाहिए तो इसको K के बराबर मानेंगे, तब मान निकालेंगे। A इज इक्वल टू 3K, B इज इक्वल टू K, C इज इक्वल टू 2K, तब मान निकलता है। ठीक है, तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डायरेक्शन रेशियो के साथ रह जाता है। इसलिए कोशिश करते हैं कि मान किस में निकाला जाए, डायरेक्शन कोसाइन में निकाला जाए। ठीक, आगे बढ़े। ज़्यादा नहीं समझ में आ रहे हैं तो ये याद रखिएगा, डायरेक्शन कोसाइन को डायरेक्शन रेशियो में बदलना, डायरेक्शन रेशियो को डायरेक्शन कोसाइन में बदलना, और ये रिलेशन। ठीक, अब देखिए, मान लीजिए ये डायरेक्शन रेशियोज है, तब कहते हैं कि लाइन का जो इक्वेशन होता है n डायमेंशन में वो होता है, उसी के हिसाब से लिख रहे हैं। देखिएगा, पहला टर्म a1x1, इसको नोटिस करिएगा, n डायमेंशन होता है। पहले भी हमने आपको बताया था कि हम कितने डायमेंशन तक केवल स्टडी करते हैं, 3, क्योंकि बार बार n लिखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है। n डायमेंशन की स्टडी चल रही है, लेकिन हमेशा हम n ना लेकर के कहाँ तक लेंगे, 3 तक, यही रिजल्ट आगे एक्सटेंड कर जाता है। ठीक, n डायमेंशन की स्टडी चल रही है, लेकिन हम हमेशा लिखेंगे कहाँ तक, 3 तक, हमेशा। ठीक, लिखवाइए, a1x1, आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन फॉर्मूला, a2x2 प्लस a3x3 प्लस कांस्टेंट है d इज इक्वल टू 0। आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन फॉर्मूला लिखेंगे तो an xn प्लस d इज इक्वल टू, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है n डायमेंशन में, an xn प्लस d इज इक्वल टू 0, उसी फॉर्मेट पे। ठीक, चलिए लिखिए, जरा सा देखिएगा, ये लाइन नहीं है, ये प्लेन का है, प्लेन का है। a1 x1 a2 x2 a3 x3 प्लस d इज इक्वल टू 0, क्योंकि लाइन का इक्वेशन 1 डायमेंशन में होगा। बढ़ाएंगे तो किसका इक्वेशन मिलेगा, प्लेन का इक्वेशन मिलेगा। ठीक, इसका एक इक्वेशन आपने और पढ़ा होगा, x माइनस x1 अपॉन a, जानते हैं, y माइनस y1 अपॉन b, फिर इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। पढ़ा हो? कन्वर्ट करवाइए, यहाँ पे बोलिए कैसे कन्वर्ट करेंगे। x y z क्या है आपके, वेरिएबल। x y z क्या है आपके, वेरिएबल। वेरिएबल की जगह हम लोग यूज करते हैं x1 x2 x3। ठीक, x1 x2 x3 क्या है आपके, x1 y1 z1 क्या है आपके, फिक्स पॉइंट जिससे वो लाइन पास करती है। तो इसकी जगह हम लिख रहे हैं x01 x02 x03। a b c क्या है आपका, डायरेक्शन रेशियोज, यहाँ पे लिख रहे हैं a1 a2 a3। कुछ क्लियर हुआ? क्या बोले, ये किसका इक्वेशन है, लाइन का इक्वेशन। x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 अपॉन a b c क्या होता है, डायरेक्शन रेशियोज, x y z वेरिएबल, और ये वो पॉइंट है जिससे हमारी लाइन पास करती है। वेरिएबल्स को हमेशा x1 x2 x3 से रिप्लेस करते हैं, देख लीजिए, x1 x2 x3 से रिप्लेस करते हैं।
डायरेक्शन रेशियोज को A1, A2, A3 से रिप्लेस करते हैं। जिस पॉइंट से पास कर रही है उसको x01, x02, x03 से रिप्लेस कर दिया। ठीक, तो क्या मिलेगा लाइन का इक्वेशन, बोलिए। x1 माइनस x01 अपॉन इज इक्वल टू x2 माइनस x02 अपॉन इज इक्वल टू x3 माइनस x03 अपॉन A3। इतने में कोई दिक्कत? ये सब प्रोपोर्शनल है, उसको एक कांस्टेंट के बराबर मान लीजिए t। किसके बराबर मान लिया? t के। t एक पैरामीटर हो गया। फिर देखिए, इसको सॉल्व करिए इसके साथ। मेरे हिसाब से मिलना चाहिए x1 इज इक्वल टू A1t प्लस x01। ठीक, दूसरा वाला क्या मिलेगा? x2 इज इक्वल टू A2t प्लस x02। तीसरा वाला x3 इज इक्वल टू A3t प्लस x03। ठीक, फिर देखिए, इसको लिख सकते हैं x1 इज इक्वल टू x01 प्लस A1t। इसको लिख सकते हैं x2 इज इक्वल टू x02 प्लस A2t। इसको लिख सकते हैं x3 इज इक्वल टू x03 प्लस A3t। ठीक, इन जनरल कन्वर्ट कर दीजिए। xi इज इक्वल टू x0i प्लस ai t। जरा इसको इससे मैच करिएगा। देखिए, अगर ये लाइन आपकी किसी पॉइंट से पास करती है तो वो उस इक्वेशन को क्या करेगी? सेटिस्फाई करेगी। मान लीजिए ये लाइन पास कर रही है x0 से, तो x0 उसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करा दीजिए। ax0 प्लस b इज इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों को घटाइए। घटाते ही आपको यहाँ से मिल जाएगा x माइनस x0 इज इक्वल टू 0। x माइनस x0 इज इक्वल टू xi माइनस x0i इज इक्वल टू 0 की जगह एक कांस्टेंट, क्योंकि t पैरामीटर है, कभी 0 भी हो सकता है, कभी कोई और वैल्यू भी रख सकता है। इसी फॉर्मेट में ये कन्वर्ट होगी। ठीक है, लिखिए अब ये सारी बात लिखिए। लिखिए इसमें लेट A1, A2, A3 सब इंडेक्स ऊपर रहेगा। अब दिमाग में अपने रखिएगा कि सब में इंडेक्स ऊपर लगाना है, बस ई में इंडेक्स कहाँ होगा? नीचे। लेट A1, A2, A3 ऊपर की तरफ है। ये सारे के सारे क्या हैं? डायरेक्शन R, लिखिए ARER। डायरेक्शन रेशियोज आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन, ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन का मतलब समझते हैं? अगर ये प्लेन है तो इसके नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो क्या क्या है? A1, A2, A3। आपको पता है डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन किसी लाइन का होता है, अभी हम तुरंत आपको बताए थे। कोई लाइन है, वो x एक्सिस से अल्फा, y एक्सिस से बीटा, z एक्सिस से गामा अगर एंगल बनाती है तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा डायरेक्शन कोसाइन, और इनका रेशियो डायरेक्शन रेशियो कहलाता है। ठीक, तो डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन हमेशा किसका होता है? लाइन का। प्लेन में लाइन कौन होती है? हमेशा नॉर्मल लाइन। हमेशा जब भी आपने प्लेन पढ़ा तो प्लेन की संरचना किससे मानी गई है? नॉर्मल लाइन से। अगर ये प्लेन है तो ये उसका नॉर्मल है, तो डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन हमेशा किसका लेंगे? लाइन का। ठीक, ये बात दिमाग में रखिएगा। डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन हमेशा किसका होता है? लाइन का। वो लाइन हमेशा उस सरफेस के कैसी होनी चाहिए? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ये रही। ठीक, चलिए ये 2-3 पॉइंट जो बता रहे हैं यहाँ पे बैठाइएगा। डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन हमेशा किसका होगा? लाइन का। वो लाइन उस सरफेस या कर्व के हमेशा कैसी होगी? परपेंडिकुलर। सब में इंडेक्स कहाँ लगेगा? ऊपर।
E1 E2 E3 में कहाँ लगेगा? नीचे। E1 E2 E3 है क्या? डायरेक्शन यूनिट वेक्टर्स। क्या है? यूनिट वेक्टर्स। लिखिए, देन इक्वेशन ऑफ प्लेन may be written as, then equation of plane may be written as, then equation of plane may be written as, ये लिखिए, इसी को हम n की जगह i बना दे रहे हैं, ये और ये। इसको डब्बे में पैक कर लीजिएगा, इक्वेशन नंबर 1 डाल लीजिएगा। बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ना, इसको ऑप्शन नहीं है छोड़ने का, पढ़ना पड़ेगा हर हाल में, क्योंकि सेक्शन बी में यही अटेम्प्ट करना है तो झक मार के पढ़ना पड़ेगा, कुछ ऑप्शन नहीं बचा आपके लिए। तो इसको पढ़ के ढंग से जाइएगा। और हम तो कह रहे हैं जैसे जैसे पढ़ाते चल रहे हैं वैसे वैसे तैयार करते चलिए। एक एक टॉपिक है, 1 महीने में पूरा पूरा तैयार हो जाएगा आपका। तो आपको ना बाद में तैयार करने का ना टाइम मिलेगा ना आपके लिए बोझिल होगा। 10 मार्च के बाद पेपर हो जाएगा, मान के चलिएगा। 8 को इलेक्शन है, 10 को रिजल्ट आ रहा है, 10 मार्च के बाद पेपर करा देंगे, ये इलेक्शन के बाद ही होगा। तो 10 मार्च के बाद जब भी पेपर होगा कम से कम कर्व इन स्पेस आपका तैयार रहेगा। यहाँ से पढ़ के यहीं से जाके तैयार करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने में 1 घंटा लगेगा, ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो बाकी के बचे हुए टाइम में पहले का रिवीजन कर डालिए, जो दिक्कत वो क्लियर कर लीजिए, है ना। मैट्रिक स्पेस में अब ज़्यादा बचा नहीं है। मैट्रिक स्पेस में 2 चैप्टर हमको लग रहा है, एक कंटिन्यूटी बचा है और एक कनेक्टेडनेस बचा है, बस उसमें कुछ ज़्यादा नहीं बचा है। कंटिन्यूटी में हम केवल इंपॉर्टेंट पढ़ाते हैं, जितना पढ़ाते हैं उसमें से कैच हो जाता है ना, 15 थ्योरम लगभग, ठीक। और कनेक्टेडनेस आपका वो 3 से 4 लेक्चर ख़त्म। तो मेन अब हम इसी को ख़त्म करेंगे, उसके बाद ही हम कुछ स्टार्ट करेंगे सुबह शाम की शिफ्ट में, ठीक है। चलिए आगे लिखिए, नीचे से लिखिए। इससे ये चीज़ कैसे लिख दी गई? समेशन कन्वेंशन फॉर्मूला से। नीचे से लिखिए, हियर वी अप्लाइड समेशन कन्वेंशन फॉर्मूला। हियर वी अप्लाइड समेशन कन्वेंशन फॉर्मूला। हियर वी अप्लाइड समेशन कन्वेंशन फॉर्मूला। चलिए, मान लीजिए ये प्लेन x0i से पास कर रहा है, ये प्लेन x0i से पास कर रहा है, तो क्या होगा? x0i उसके इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई। सेटिस्फाई करने का मतलब होता है कि वेरिएबल की जगह हम क्या रख देंगे? x0i रख दीजिए। देखिए क्या मिलेगा, यहाँ देखिए, जैसे ही रखेंगे मिलेगा ai x0i प्लस d इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2, ठीक। 1 और 2 को घटा दीजिए, जैसा भी हम नीचे घटा रहे थे। जैसे ही घटाएंगे क्या मिलेगा? ai कॉमन हो जाएगा, xi माइनस x0i, d से d कैंसिल इज इक्वल टू, इसको इससे घटाएं तो d से d क्या हो जाएगा? कैंसिल। इसको घटाएंगे तो ai क्या हो जाएगा? कॉमन। क्या बचेगा? xi माइनस x0i इज इक्वल टू 0। ये उस प्लेन का इक्वेशन है जो x0i से पास करता है और जिसका डायरेक्शन रेशियो क्या है? ai, ठीक। लिखिए, देखिए, इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through a given point x0i, equation of plane passing through a given point x0i, comma i is equal to
1 to 3। अभी बताए हमेशा क्या लेंगे 1 to 3। लिखिए कॉमा i इज इक्वल टू 1, 2, 3। ठीक। देन द इक्वेशन ऑफ प्लेन मे बी रिटन एज, then the equation of plane may be written as, then the equation of plane may be written as ये वाला इक्वेशन ए आई ब्रैकेट में एक्स आई माइनस एक्स नॉट आई इज इक्वल टू 0। कैसे आया है ये अपने दिमाग में रखिएगा। अब कोई भी इसको सॉल्व नहीं कराता है, वो सब बिलो स्टैंडर्ड माना जाता है आपका। नहीं, ये बस जानती रहिए कि अगर कोई भी सरफेस या कर्व किसी पॉइंट से पास करता है तो वो इसके इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करते ही जैसे ही आप घटाओगे आपका कांस्टेंट टर्म खत्म हो जाएगा। डी यूजलेस था, हमको नहीं पता था क्या है, कांस्टेंट है। कहाँ से कांस्टेंट का मान लाते हैं, इसीलिए डी को हटाना पड़ा। डी को हटाने के लिए हमने उसको एक पॉइंट से सेटिस्फाई करा दिया, डी हट गया, है ना। चलिए ये हो गया आपका प्लेन के बारे में। अब इसी में पैराग्राफ चेंज करके स्ट्रेट लाइन के बारे में करवाने चल रहे हैं। लिखिए द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, the equation of straight line passing through a given point x naught I, passing through a given point x naught I having direction ratio, क्या होता है डायरेक्शन रेशियो, a1 a2 a3 ऊपर सब लिखिए, a1 a2 a3 सब इंडेक्स ऊपर। हैविंग डायरेक्शन रेशियो a1 a2 a3। जब हम लोग कॉपी चेक करते हैं आप विश्वास नहीं करेंगे, सबसे ज़्यादा गलती इंडेक्स की रहती है। बच्चों को जहाँ मन कर रहा है वहाँ लगा दे रहे हैं, मतलब उनको ये तक नहीं पता कि किस में इंडेक्स ऊपर रहता है, किस में इंडेक्स नीचे रहता है, कहीं पे भी। और आप कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी ना, जब सर बोल के लिखवाएंगे, कर्व इस पे शुरू कर दिए नहीं, जब बोल के लिखवाएंगे तो बस अपने बगल वाले की कॉपी झाँक के देखिएगा क्या लिख रहा है, आपको पता चल जाएगा। जहाँ उसका मन करता है वो ऊपर लिखता है, जहाँ मन करता है नीचे लिखता है, कोई उसका रूल रेगुलेशन नहीं है। बस बगल की कॉपी झाँक लीजिएगा, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि बगल वाला कितना पानी में है। ठीक है, वही सब नंबर ले डूबता है। एक मॉरल बना लीजिए कि सब में इंडेक्स ऊपर, बस E1 E2 इंडेक्स, E3 में इंडेक्स नीचे, वो तीनों क्या हैं आपके यूनिट वेक्टर्स। ठीक, इज गिवन बाई ये लिखिए, ये हो गया। दिस इम्प्लाइज करके ये लिख लीजिए। टी क्या है, पैरामीटर। पैरामीटर का मतलब होता है आपको रेंज दी रहेगी कि 0 से 2 पाई के बीच में इंटीग्रेट करो, तो टी का मतलब हो जाएगा 2 पाई माइनस 0। 2 पाई माइनस 0 मतलब पाई ना, है ना वर्णिता, 2 पाई। चलिए नीचे से लिखिए, हो गया भाई। लिखिए नीचे से, वेयर t is any parameter, where t is any parameter defined in given range, where t is any parameter defined in given range,
ठीक है। अब कभी भी कर्व और सरफेस का अगर आपको इक्वेशन पूछेगा तो आप इसी से निकालेंगे। फिलहाल इस टॉपिक पे क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। ये बेसिक चल रहा है, बेसिक थोड़ा लंबा है, 2 से 3 दिन ले लेगा, तब आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के दर्शन होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हेडलाइन डालिए, डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट इन टेंसर नोटेशन, डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट in tensor notation, डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट इन टेंसर नोटेशन। क्या होता है डॉट और क्रॉस, कुछ बताइए हमको। पहले तो ये बताइए डॉट प्रोडक्ट किसके किसके बीच में लगता है, वेक्टर स्केलर या वेक्टर स्केलर के बीच में, वेक्टर वेक्टर के बीच में, स्केलर स्केलर के बीच में, स्केलर वेक्टर के बीच में, वेक्टर स्केलर के बीच में, किसके बीच में लगता है? डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों दो वेक्टर्स के बीच में लगते हैं, ठीक है। हमने क्या आपको बताया है, डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों 2 वेक्टर्स के बीच में लगते हैं। इसको 2 वेक्टर्स या 2 टेंसर्स का हम नाम अब दे सकते हैं। क्यों भाई, दे सकते हैं ना। डॉट को a डॉट b से दिखाते हैं, वेक्टर होता था तो आप ऐसे उसके ऊपर तीर बना देते थे। क्रॉस को a क्रॉस b से दिखाते थे, ठीक। इसकी वैल्यू क्या आती थी, मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b कॉस थीटा। इसकी वैल्यू मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b साइन थीटा n कैप, ठीक। कॉस थीटा में थीटा क्या था, एंगल था, किसके किसके बीच में, a और b के बीच में। यहाँ पे भी थीटा क्या था, a और b के बीच में एंगल। n क्या है, यूनिट वेक्टर। क्या होता है यूनिट वेक्टर, किसका यूनिट वेक्टर है, एक वेक्टर था a, एक वेक्टर था b, दोनों के बीच का एंगल थीटा, ठीक। n कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर किसका होता है, लाइन का। लाइन क्या होगी, किसके नॉर्मल, कौन सा प्लेन, a और b, बोलिए। a और b को कंटेन करने वाले किसी भी प्लेन के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है n कैप उसी का यूनिट वेक्टर होता है। क्या बताए, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, यूनिट वेक्टर, तीनों लाइन का होता है। अब आपको लाइन ढूंढनी है, वो लाइन हमेशा कैसी होगी, परपेंडिकुलर। ये बात दिमाग में बैठाइएगा। परपेंडिकुलर के लिए एक प्लेन चाहिए, प्लेन कहाँ से लाएं, a और b को कंटेन करने वाला कोई भी प्लेन ले लीजिए। इस प्लेन के जो परपेंडिकुलर लाइन होगी उसी का यूनिट वेक्टर क्या होता है, n कैप, ठीक। अब चलिए हम लोग अपने इस टॉपिक पे अप्रोच कर रहे हैं। देखिए एक सेकेंड, अगर वेक्टर a को लिखते थे तो क्या लिखते थे, हमको ध्यान आ रहा है a1 i कैप, a2 j कैप, a3 k कैप, मतलब पूरी रामायण यहीं से शुरू होती थी, है ना। b को लिखते थे तो क्या लिखते थे, वेक्टर b इज इक्वल टू b1 i कैप, b2 j कैप प्लस b3 k कैप, यही लिखते थे, ठीक। यहाँ देखिए a वेक्टर को कैसे लिखेंगे, ये डायरेक्शन रेशियो। यहाँ डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, a1 a2 और a3, ये क्या है, यूनिट वेक्टर्स।
यहाँ यूनिट वेक्टर्स क्या होता है, E1, E2, E3। इसको मोटा मोटी लिख सकते हैं AI, EI, है ना। इसको क्या लिखेंगे इसी तरह से, BI, EI। ठीक, तो एकदम बेसिक से बता रहे हैं। ये सबसे पहले लिखते थे, इसको ऐसे कन्वर्ट कर लिए। अब इस पर आएंगे तो इसको भी ऐसे ही कन्वर्ट करेंगे। A डॉट बी की जगह केवल वेक्टर हटा के क्या लिखेंगे, A डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B कॉस थीटा, ये सच रहेगा। इसमें भी ये वेक्टर हट जाएगा, A क्रॉस B इज इक्वल टू मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B साइन थीटा n कैप। ठीक है, लिखवाएं आप, लिखिए। देखिए, इन टेंसर नोटेशन we denote the unit vector along coordinate axis excuse me, along coordinate axis as E1, E2, E3। 1 2 3 कहाँ लिख रहे हो आप लोग, नीचे। E1, E2, E3 फुल स्टॉप। Thus any vector A and B, तीरा तीरी नहीं बनेगा अब इस पे। Thus any vector A and B may be written as ये देखिए, ये लिखिए, ये लिखिए, इसी के बगल में ये लिखिएगा। ठीक है, फिर B को भी पूरा इसी तरह से लिखिएगा। समझ रहे हैं सदनीत, लिखिए। फिर लिखिए, ये बताइए A1, A2, A3 क्या है, डायरेक्शन। श्योर, उसमें क्या होता था, कंपोनेंट्स होता था, है ना। कहते थे एक्स एक्सिस के अलोंग इसका कंपोनेंट क्या है, A1, वाई एक्सिस के अलोंग A2, जेड एक्सिस के अलोंग A3। मान लीजिए मेरे पास कोई चौक है, 3 हिस्सों में बांटना है, बराबर तो बटेगी नहीं। एक्स एक्सिस को कितना हिस्सा देंगे, वाई को कितना देंगे और जेड को कितना देंगे। तो A1, A2, A3 क्या होते थे, कंपोनेंट्स, किसके अलोंग, एक्स वाई और जेड एक्सिस के अलोंग, है ना। लिखिए, वेयर AI and BI, आई कहाँ लगा रहे हो आप लोग, ऊपर। वेयर AI and BI are the components of vector A and B, are the components of vector A and B। नीचे से लिखिए देन, चलिए यहां देखिए भाई,
डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, इसका और इसका निकाल रहे हैं, ए और बी का, तीर कहीं नहीं लगेगा, ठीक। ए डॉट बी इज इक्वल टू वही पुराना वाला फंडा, आई डॉट आई इज इक्वल टू 1, आई डॉट जे इज इक्वल टू E1 B1 E1 प्लस B2 E2 प्लस B3 E3, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा। आई डॉट आई इज इक्वल टू 1, आई डॉट जे इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे इसमें वर्णिता, रश्मि नहीं, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें, इसका इसमें, और इसका क्या मिलेगा बोलिए, A1 B1 E1 E2 है ना, मिलेगा नहीं, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, जिसको लिख सकते हैं AI BI, A डॉट B, ठीक। उतारिए, हो गया। चलिए फिर बताइए, ये अतीत काल की बात है, ये वर्तमान काल की बात है। मॉड ऑफ वेक्टर ए क्या होता था वहां पे, अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस, नहीं होता था, श्योर है, पक्का, हाँ आप कुछ बोलिए, पक्का कच्चा होता था यही, अपॉन अपॉन नहीं होता था, यही होता था, है ना। मॉड ऑफ वेक्टर ए का मतलब अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा वो लिखाने चल रहे हैं, ठीक है, लिखिए नीचे से। Thus the magnitude देखिए, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मैग्नीट्यूड को किससे लिखते हैं, मॉड ऑफ ए से, मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू, ठीक, बताइए क्या मिलेगा, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है। फिर देखिए इज इक्वल टू AI स्क्वायर अंडर रूट में, है ना सतमी, ठीक है, इज इक्वल टू अंडर रूट में, इसका मतलब होता है AI डॉट AI, होता है कि नहीं भाई, होता है। तो मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू अंडर रूट में AI डॉट AI, ये याद रखिएगा, बहुत जगह इस्तेमाल होगा, ठीक है। कई बार इसका स्क्वायर कर देते हैं, वो भी लिख दे रहे हैं, फिर आप लोग कहेंगे लिखवाई नहीं। मॉड ऑफ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू AI डॉट AI, ये भी बहुत सी जगह भी इस्तेमाल करेंगे, ठीक। AI डॉट AI मिल करके कितने हो गए, 2, तो ए का स्क्वायर, ठीक, अंडर रूट में कर देंगे तो ये 2 था, रूट लेने पे कितना हुआ 1, इसलिए यहाँ पे भी मॉड ऑफ ए होगा, रूट होगा तो इधर 1 डायमेंशन, तो इधर भी कितना डायमेंशन होगा 1, नहीं होगा तो इधर कितना डायमेंशन 2, तो इधर भी कितना डायमेंशन होगा 2, ठीक। लिखिए, thus the magnitude mod A of the vector A may be written as
may be written as ये लिखिए, ये लिखिए, ये लिखिए, ये लिखिए, एक्सक्यूज मी, कोरोना फिर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है ना, बच के रहिए। खैर अब तो नॉर्मल फ्लू बन के रह गया है, सर्दी खांसी हो रही है, मार्केट से स्ट्रिप ले लीजिए, सर के यहाँ से स्ट्रिप ले लीजिए, सर के यहाँ भी शॉप पे खूब स्ट्रिप मिल रहा है, ले लीजिए, टेस्ट करिए, आप पॉजिटिव आ जाएंगे। 4-5 दिन क्वारंटाइन रहिए, फिर आप नेगेटिव हो जाएंगे, है ना, सही बता रहे हैं। हमारे यहाँ तो खुद ही सबको फ्लू हुआ था, ना कोई टेस्ट किया ना कुछ और। ठीक है भैया, बाहर निकल के सबको फैलाओ, नॉर्मल फ्लू है अब। लता मंगेशकर को हो गया, बताइए, आईसीयू में एडमिट है। अगर आपको पहले से कोई प्रॉब्लम है तब कोविड हो रहा है तो वो नॉर्मल फ्लू नहीं बनेगा, और अगर आप एकदम स्वस्थ हैं, हो रहा है, तब वो नॉर्मल फ्लू बन के निकल जाएगा। हो गया भाई। अब देखिए जरा, इसको देखिएगा, इतनी रामायण इसी के पीछे हुई है। A.B इज इक्वल टू मॉड ऑफ A, मॉड ऑफ A की जगह क्या लिखेंगे, अंडर रूट AI डॉट AI। मॉड ऑफ B की जगह क्या लिखेंगे, अंडर रूट BI डॉट BI कॉस थीटा। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट अगर कॉस थीटा का मान निकालना हो तो A डॉट B अपॉन अंडर रूट AI डॉट AI अंडर रूट BI डॉट BI। वैसे भी आपको पता है कॉस थीटा इज इक्वल टू A डॉट B अपॉन मॉड ऑफ A इंटू मॉड ऑफ B। मॉड A मॉड B की वैल्यू बस हमारी चेंज हो गई है। ठीक है, उतारिए। हो गया। ये आपकी पूरी कहानी हो गई डॉट प्रोडक्ट की। अब किस पे वर्क करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट पे। क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, फिर इसका मान लिखेंगे, फिर इसका लिखेंगे, फिर उसकी वैल्यू निकालेंगे, सब कुछ E1 E2 E3 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। हमको तो ध्यान आ रहा है ए क्रॉस बी आप लोग कैसे निकालते थे, लिखते थे आई कैप जे कैप के कैप, नीचे कोफिशिएंट लिखते थे, ब्रज गुणन करते थे, पहले वाले को ढकते थे, दो को सॉल्व करते थे, दूसरे वाले को ढकते थे, उल्टा चलते थे, तीसरे को ढकते थे। तो वो पूरी नौटंकी यहाँ पे भी होगी अभी। ठीक है, बस आई जे के की जगह क्या हो जाएगा, E1 E2 E3। चलिए की जाए वो सब पूरा ड्रामा। लिखिए नीचे से, द क्रॉस प्रोडक्ट कैन बी रिटन एज, द क्रॉस प्रोडक्ट कैन बी रिटन एज the cross product can be written as, चलिए देखिए उससे पकड़िएगा क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, बोलिए, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। ठीक है, फिर देखिए अगर ए आई बी आई, फिर आप लोग इसको लिखते थे ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, एक डिटर्मिनेंट बनाते थे, वहाँ ऊपर क्या लिखते थे, आई कैप जे कैप के कैप। यहाँ क्या लिखेंगे,
E1 E2 E3। फिर A और B के कोफिशिएंट लिखते थे, वहाँ A का कोफिशिएंट क्या होता था, A1 A2 A3, B का कोफिशिएंट B1 B2 B3। यहाँ पे क्या होगा, A1 A2 A3 फिर B1 B2 B3। अंतर इतना होगा कि सारे इंडेक्स कहाँ पहुँच जाएंगे, ऊपर। फिर देखिए, दिस इम्प्लाइज A क्रॉस B इज इक्वल टू E1 लिखवाइए, ढक देंगे, बाकियों के बीच में प्रोसीजर होगा, क्या मिलेगा, ठीक। फिर क्या आएगा, प्लस E2। E2 में उल्टा प्रोसीजर चलेगा, उल्टा मतलब नीचे से ऊपर, क्या मिलेगा, A3 B1 माइनस A1 B3। क्यों भाई, A3 B1 माइनस A1 B3, ठीक। तीसरा प्लस E3, क्या मिलेगा, A1 B2 माइनस, ठीक। ये इसका कंप्लीट वो लिखा गया, इसमें कोई दिक्कत। फिर इसके बाद बहुत कुछ है, अभी इतना लिख लीजिए, फिर बता रहे हैं, एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करेंगे। कहाँ तक लिखे हैं, ये लिखिए ऊपर वाला सबसे, बहुत ढंग से पढ़िएगा ये चैप्टर। हम भी 28 इसीलिए गिनवा दिए कि कोई हड़बड़ी नहीं, 28 ही लेके चलेंगे ना, 28 दिन से पहले नहीं कंप्लीट करेंगे, आराम से पढ़िए कि आ जाए। आप भी ले लीजिएगा चाय गुप्ता जी। हो गया। थीटा क्या होता था, ए और बी के बीच का एंगल। एन क्या होता था, ए और बी को कंटेन करने वाले प्लेन का परपेंडिकुलर लाइन का यूनिट वेक्टर। इसके लिए एक शब्द यूज होता था, राइट हैंडेड। कुछ ध्यान आ रहा है, ये जो प्लेन बनता था ये इस तरह से बनता था कि ए और वेक्टर भी राइट हैंडेड हो जाए। राइट हैंडेड हो जाए मतलब घुमाने पर तीर की दिशा में दाहिनी तरफ से घूमे, राइट हैंडेड हो, ऐसे घूमे, ऐसे एंटी क्लॉक नहीं बल्कि कैसे घूमे, क्लॉक। लिखिए, where theta be the angle between two vectors where theta be the angle between two vectors and n cap is a unit vector in the direction बिल्ली कहाँ से आ गई भाई, in the direction perpendicular to both A and B इसमें कहीं पे भी तीर नहीं बनेगा, ये ध्यान रखिएगा, है ना। सच दैट क्या होता था, कौन कौन से तीन वेक्टर हो गए, ए बी और एन, तीनों को घुमाएंगे तो तीनों कैसे होंगे, राइट हैंडेड। सच दैट ए कॉमा बी कॉमा एन कैप, ए कॉमा बी कॉमा एन कैप इज इन राइट हैंडेड नोटेशन। ये सब छोटी क्लास में आप पढ़े हैं, इज इन राइट हैंडेड नोटेशन। फिर नीचे से लिखिए, ए आई बी आई क्या है, यहाँ पे कंपोनेंट्स है ना। लिखिए, लाइन चेंज करिए, इफ ए आई एंड बी आई आर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए एंड बी,
then their cross product is given by ये उतारिए। कॉलेज का क्या हाल चाल भाई, आप लोगों का खुल रहा है? बंद है ना? बहुत बढ़िया। पढ़ाई कैसे होगी? ऑनलाइन चल रहा है? यूनिवर्सिटी भी चल रहा है ऑनलाइन? वो बेचारे कभी कभी में ही रह जाएंगे। इतना अभी तो नौटंकी हुई है प्रोटेस्ट को लेकर के, है ना। हम तो गए थे पेपर देने, अरे बाप रे बाप, हम बेड रेस्ट पे चल रहे थे, उसी में पेपर की डेट आ गई। जाना ही था, जब आ गई तो जियो चाहे मरो जाना ही पड़ेगा। गए पेपर देने, कॉपी वॉपी फाड़ दिए लेकर के। फिर हम तो वापस आ गए चुपचाप, भैया जान प्यारी थी, कोई धक्का वक्का दे देगा तो वैसे ही, अभी तो ऐसी कंडीशन थी, आ गए। फिर पता चला कि पेपर कैंसिल नहीं होगा, उसका मार्क्स जो है अगले दिन के पेपर के हिसाब से दिया जाएगा। पढ़ वढ़ के गए, ईश्वर की कृपा से बड़े अच्छे नंबर से पास हो गए, 97% आ गया, है ना। एक पेपर में 30 में 30, एक में 30 में 29 नंबर मिल गया। असाइनमेंट का नंबर अच्छा मिल गया, सब हो आ गया, ख़त्म। 2-3 महीना और रिसर्च कंप्लीट। इस बार तो बेड रेस्ट की तरह लगा ही नहीं, बेड रेस्ट पे है। पेपर था 10 दिन, उसमें पढ़े दिन रात एक करके, सुबह दोपहर शाम रात, सोई भी नहीं। 10 दिन उसमें निकल गया। फिर हम लोग क्या नाहन होता है, नाहन के बाद ही घर से निकलते हैं। 18 का नाहन था, वो भी हो गया। 7 और 9 को पेपर था, 3 तारीख को पता चला, 3 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक वही नौटंकी किए। फिर तैयारी हुई, आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते एडमिट हो गया उसी दिन हॉस्पिटल में, और ऐसी कंडीशन में एडमिट हुए, जान मरण की स्थिति आ गई। सबके बेवकूफ़ थी क्या, पढ़ाने चली गई थी, क्या बताएं। हमको लेबर पेन स्टार्ट हो गया था 1 दिन पहले ही, हमको पता ही नहीं था। हम सोचे थकावट के कारण होगा, रात भर जो है टहल रहे हैं कमरे में, होगा, अरे ऐसे ही होगा। काम उधर में बहुत ज़्यादा था, बता ही रहे थे आप लोगों को कि काम बहुत ज़्यादा है, बस होगा। अगले दिन सुबह 5:45 बजे से पढ़ाने आ गए। जब निकलने लग गए यहाँ से, पढ़ा के आप लोगों को नहीं, पहले सेकेंड ईयर को पढ़ाएं 6 से 7, फिर 1 घंटा चेयर पे बैठे हैं, चेयर पे नहीं बैठ पा रहे थे हम कि क्या प्रॉब्लम है यार, बैठ नहीं पा रहे हैं, टहले हैं खूब। फिर सीढ़ी चढ़ के आप लोगों को पढ़ाएं 2 घंटा। उसके बाद जैसे ही गाड़ी में बैठे, चलो भैया हॉस्पिटल। ऐसे तो मेरे ऐसे रुलाई छूटे, जबकि हम जनरली रोते होते नहीं हैं। तो जैसे ही घर पे गए, सब समझ गए, हो गई कहानी इसकी तो अंत। डॉक्टर को फ़ोन किया, कहीं पागल हो, तुरंत आओ, है ना। जैसे ही पहुँचे तो वो पता चला कि इतना कांड हो चुका है कि स्टिचेस फटने को तैयार हैं पहले वाले, है ना, खुलना शुरू हो गए हैं। तुरंत ड्रिप चढ़ा के, तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट, तुरंत ऑपरेशन। मतलब विदिन 3 to 4 आवर के अंदर पूरी कहानी समाप्त, फिर कहानी ख़त्म। हो गया भाई इतना। चलिए लिखिए। बेटा हुआ है मेरे, पता है आप लोगों को, पता चल गया। हम सोचे थे बेटी होगी यार, फिर से बेटा आ गया, बड़ा दुख हुआ था हमको, है ना। जब वो आया तो ओटी में अपनी डॉक्टर से पूछे क्या हुआ, तो बेचारी डर के मारे बता ही नहीं रही थी, है ना। फिर पूछे, फिर नहीं बताई। फिर उनकी बिटिया रहती है, हम उनसे पूछे, हम क्या आप ही बता दीजिए दीदी क्या हुआ है। तो कह रही तुमको क्या चाहिए था, हमके बेटी। तुम्हारे हस्बैंड को क्या चाहिए था, हमके बेटी। तुम्हारे बेटे को क्या चाहिए था, हमके बहन। हमके चुप हो जाइए, हम समझ गए बेटा हो गया है गलती से। देखिए इसको कैसे लिखते हैं भाई। दिस इम्प्लाइज ए क्रॉस बी, एक नई चीज़ आगे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। एप्साइलन IJK AIBJEK लिखिए, फिर हम एप्साइलन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। हो गया। चलिए देखिए, ये नया वर्ड आया है, ये नोटेशन नया है। कैसे इसको लिखते हैं, एप्साइलन IJK। ये बताइए कितने इंडेक्स है इसमें,
3, तो 3 मान भी होंगे। पहला मान होता है 1, दूसरा मान होता है -1 और तीसरा मान होता है 0। i j k की वैल्यू यदि 1 2 3 1 2 3 2 3 1 3 1 2 हो 1 2 3 2 3 1 3 1 2 हो तो क्या होता है 1। i j k की वैल्यू यदि, ध्यान दीजिएगा, 1, इन दोनों को इंटरचेंज कर दीजिए, 3 2 2 इंटरचेंज 1 3 3 इंटरचेंज, तो क्या होता है -1। और कोई भी दो बराबर हो जाए तो क्या होता है 0। जैसे इफ एनी 2 इन i j k आर इक्वल। ठीक है, अब हम करके दिखा रहे हैं इसको एक्सपेंड, जरा देखिएगा। देखिए हमने ये लिखा, इसको एक्सपेंड करके ये लिख के दिखा रहे हैं वापस से। ठीक है, a क्रॉस b इज इक्वल टू i j k का मान क्या क्या हो सकता है 1 2 3 2 3 1 3 1 2, फिर इंटरचेंज करेंगे तो ये होगा, फिर किन्हीं दो को बराबर करेंगे तो क्या होगा 0। करवाइए। सबसे पहले एप्साइलन i j k की जगह 1 2 3 रखिए, क्या होगा एप्साइलन 1 2 3 a1 b2 e3 प्लस फिर 1 2 3 की जगह 2 3 1 a2 b3 e1 प्लस एप्साइलन, फिर बोलिए एप्साइलन तीसरी वैल्यू 3 1 2 a3 b1 e2। ठीक, फिर नेक्स्ट ये 3 मान रखिए, बोलिए प्लस एप्साइलन पहला 1 3 2 क्या आएगा a1 b3 e2 प्लस आगे बोलिए एप्साइलन 2 1 3 a2 b1 e3 प्लस एप्साइलन नेक्स्ट 3 1 2 a3 3 2 1 सॉरी 3 2 1 a3 b2 e1, किन्हीं दो को बराबर करेंगे तो क्या आता जाएगा 0। ठीक, a क्रॉस b इज इक्वल टू पॉजिटिव 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 1 है ना, तो a1 b2 e3 प्लस a2 b3 e1 प्लस a3 b1 e2 प्लस E132 132 में क्या आएगा, प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस a1 b3 e2, फिर माइनस a2 b1 e3, फिर माइनस e3 b2 e1। कोफिशिएंट को छटवा दीजिए। a क्रॉस b, सबसे पहले e1 का लिखेंगे, क्या मिलेगा a2 b3 माइनस e1 का कोफिशिएंट वहां बोलिए क्या हुआ, ये E1 क्या मिलेगा a2 b3 माइनस a3 b2 प्लस E2 का कोफिशिएंट ये रहा a3 b1 माइनस तीसरा E3 का कोफिशिएंट a1 b2 माइनस a2, वही आया होगा, आ गया सेम चीज़। तो ये हमेशा इस तरीके से लिखाता है, इसका मान 1 2 3 2 3 1 3 1 2 होने पे +1, किन्हीं दो को आपस में बदल दीजिएगा, आप इसको भी बदल सकते हैं, लेकिन एक ही चीज़ बदलिएगा, चाहे पहले 2 स्लॉट चाहे आखिरी 2 स्लॉट। अगर आखिरी 2 बदल रहे हैं तो सब में आखिरी 2, अगर पहले 2 बदल रहे हैं तो सब में पहले 2।
वैल्यू क्या आएगी -1, और किसी 2 के बराबर होने पे वैल्यू क्या आएगी 0। ठीक है, लिख लीजिए वेयर करके। ये एक टॉपिक कंप्लीट हुआ है। कल दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे, कर्व का इक्वेशन लिखवाएंगे। कर्व का इक्वेशन लिखवाएंगे और लेंथ ऑफ कर्व बताएंगे, उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बताएंगे, टेंजेंट वगैरह बता करके। कल तो अभिषेक सर की भी क्लास होगी ना, कल मेरी भी क्लास होगी। ठीक है, मेरी रोज चलेगी, जैसे पहले रोज चलती थी वैसे रोज चलेगी। ठीक, टाइम टेबल नया लगाइए बाहर। क्या हो गया? टाइम टेबल जो बाहर लगा है वैसे ही चलेगा, इसीलिए हम जो नया टाइम टेबल बनाए थे बीएससी फर्स्ट ईयर के जाने के बाद, उसमें हम अपना डाल दिए थे। अब फिर बीएससी फर्स्ट ईयर वापस आएगा तो फिर पहले जैसा हो जाएगा। ये बीएससी फर्स्ट ईयर ना जब तक सेमेस्टर रहेगा ना पागल कर देगा। अगले साल सेकेंड ईयर भी सेमेस्टर होगा, केवल थर्ड ईयर वाले नहीं रहेंगे, फिर तीनों हो जाएगा। तो जब तक नहीं हो रहा है सब, तब तक ये दिक्कत रहेगी। हो गया? नहीं नहीं, ये सब नहीं लिखना है, बस वही लिखना है। वो तो हम प्रूफ दे रहे थे, बाद में आप कहती हैं कि पता नहीं क्या लिखवा दी हैं, है ना, समझ ही में नहीं आ रहा है, इसलिए हम प्रूफ दे दिए। हो गया भाई? नेक्स्ट हेडलाइन डालिए, इक्वेशन ऑफ कर्व इन स्पेस। ये कल शुरू करेंगे, यहाँ से फ्रेश टॉपिक शुरू हो रहा है। कर्व का इक्वेशन, टेंजेंट का इक्वेशन, ये सब कल बताया जाए।